नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। तो एमपी में लोकसभा चुनाव के चौथे और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होना है। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारी की हुई है और पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी हो रही है। वहीं सुरक्षा बलों ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है और मतदान से पहले के आखिरी वक्त में प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो चौथे चरण के लिए कल मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और उसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। वहीं 8 सीटों पर 74 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और ये तब है जब कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया है। और चौथे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका होने वाली है। इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम समुदाय की है। वहीं वोटिंग शुरू होने में अब 20 घंटे से भी कम वक्त बचा है, लेकिन इस आखिरी दौर में प्रत्याशी डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क में जुटे हुए हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भीषण रण है और किसके दावे में कितना दम है, आज इसी की हम करेंगे पड़ताल। और कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका नतीजा 4 जून को सभी के सामने होगा। 8 सीटों पर यह आखिरी रण होना है और मालवा, निमाड़, इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग की ये सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाने हैं और सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से अपील भी करता है इन 8 सीटों के मतदाताओं से कि कल चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, आप जरूर अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। और इन सीटों पर क्या है सियासी समीकरण, समझने के लिए मेहमानों के पास चलते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी हैं कांग्रेस की तरफ से और सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग की ये 8 सीटें हैं, मालवा निमाड़ का ये इलाका, क्या राजनीतिक समीकरण आप देख पा रहे हैं इन 8 सीटों पर? देखिए, ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र का जो टेम्परामेंट है वो टेम्परामेंट एक बार बीच में कांग्रेस के पक्ष में गया था, अन्यथा आमतौर से भाजपा के पक्ष में रहता है। यहाँ सबसे ज्यादा और प्रमुखता से चर्चा करने वाली सीट है रतलाम झाबुआ। रतलाम झाबुआ में जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो बहुत ही अनुभवी हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी मिनिस्टर रहे हैं और उनका अपना एक रुतबा है। उनके सामने एक युवा प्रत्याशी जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए वो वहां रोचक मुकाबला है जी। इंदौर के मामले में बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां तो चर्चा ही ये चल रही है कि भाजपा के भी कुछ लोग कहने लग गए हैं कि नोटा में वोट दीजिए ताकि लीड ज्यादा ना हो और इस प्रकार का प्रोत्साहन न मिले कि प्रत्याशियों को वापस ले लिया जाए या वापस लेने जैसी राजनीति की जाए। क्योंकि नामांकन रद्द होना एक विषय है और प्रत्याशी का नाम वापस करवाना दूसरा विषय है। इसको राजनीति की शुचिता नहीं कहा जा सकता और ना ही लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्थाएं कोई मानता है। इसलिए इंदौर का मामला सबसे अलग है। वहां का मतदाता क्या निर्णय देता है, चुनाव का निर्णय तो स्वाभाविक है कि सबकी जानकारी में है। जब कांग्रेस जैसे बड़े दल का प्रत्याशी नहीं है तो एक तरफा तो होना ही है। और वैसे भी इंदौर परंपरागत रूप से लंबे समय से भाजपा के पास ही रही है। बिल्कुल। उज्जैन के बारे में, उज्जैन के, मैं आप कहें तो सबका विश्लेषण कर दूं, अन्यथा एक दो सीटें शॉर्ट में सबका कर दीजिए, फिर मैं प्रवक्ताओं के पास उज्जैन के अंदर
जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो बहुत सक्रिय है लेकिन कमजोर माना जाता है। और उज्जैन के बारे में ये धारणा रही है मोटे तौर पर कि प्रेमचंद गुड्डू एक बार जीते थे, अन्यथा सत्यनारायण जटिया और भाजपा के लोगों की वो सीट रही है। मंदसौर में भी यही स्थिति है। लगभग लगभग मंदसौर ऐसा क्षेत्र है जहां लक्ष्मी नारायण पांडे ने कैलाशनाथ काटजू को हराने के बाद मंदसौर का वातावरण बदला था। उसके बाद कभी भी इतना तगड़ा प्रयास नहीं हुआ है कि मंदसौर के क्षेत्र में किसी प्रकार की सेंधमारी की जा सके। रतलाम, इसके धार के बारे में थोड़ा सा निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वहां टक्कर है, खंडवा में टक्कर नहीं है। बाकी और क्षेत्रों में कोई दबावपूर्ण वातावरण दिखाई नहीं देता। उज्जैन में थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की सीट है, इसलिए भी प्रतिष्ठापूर्ण सीट हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि 3 सीटों को छोड़ करके बाकी सीटों पर मुझे कोई ऐसा नहीं लगता जिसमें तनाव हो। लेकिन ये झाबुआ और रतलाम की सीट ऐसी है जिसके ऊपर फाइट देखी जा सकती है। बाकी सीटों पर बहुत फाइट करने जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की मेहनत क्या बता रही है इन 8 सीटों पर? इसमें से 4 सीट जीतेंगे हम। अच्छा, कौन कौन सी? इशारों में कौन कौन सी तो आप इनसे जरा पूछिएगा गुलरेज अहमद से कि ये कौन सी 4 जीतेंगे। ये सुरेश जी ने जो है इशारों में आपको बता दिया है कि जो इनकी सबसे बड़ी सीट है उज्जैन। अभी एक सीट का मैं आपको इशारा मैं भी कर रहा हूँ कि उज्जैन सीट भी इनके हाथ से जा सकती है। और वहां पर जो है कम से कम 5 राज्यों से संघ के कार्यकर्ता बुलाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीट फंसी हुई है। मुख्यमंत्री जी वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे और 2 दिन से शिवराज को भी वहां डेरा डालना पड़ रहा है। तो ये जो स्थिति है ये इतनी आसान नहीं है जितनी बता दी गई है। ये बात निश्चित है कि और सत्य भी है कि हमारे पास 8 आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? आप जो 4 सीटों का और खासतौर पर उज्जैन ने आपने बहुत ज्यादा विशेष जोर दे रहे हैं, किस आधार पर? मैंने बताया वो तो आधार तो उन्होंने बता दिया आपको, सुरेश शर्मा जी ने, आपने सुना नहीं? मैं सब सुन रही हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं सब सुन रही हूँ। मैं आपको भी सुन रही हूँ, मैंने उनको भी सुना है। मैं आपसे सवाल पूछा है तो मैं आपसे ही जवाब की उम्मीद रख रही हूँ। आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं बहुत सी चीजें नहीं खोलूंगा यहाँ पर, ये हमारी रणनीतिक विषय है। लेकिन स्थिति वही है जो सुरेश जी बता रहे हैं, दुकान इनकी बंद हो सकती है वहां पर। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, रतलाम का तो उन्होंने कह ही दिया है कि बहुत टक्कर है। सुरेश जी थोड़े धीमे से बोल रहे हैं, लेकिन टक्कर नहीं है, वहां पर रास्ता साफ है। और झाबुआ में भी तगड़ी टक्कर होगी। और ये आप स्थिति अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि श्रीमान जी का टेम्पो टाइप का एक आध और भाषण हो गया तो बीजेपी की हालत बहुत पतली होने वाली है। और ऐसा संभव है कि वो एक आध भाषण और ऐसा दे देंगे जिसमें टेम्पो और बोरों में भर के जो हंसी उड़ी है देश में, उसके बाद जो हंसी उड़ रही है कि जिलों के कैपिटल बताइए, ऐसा एक आध भाषण और हो जाएगा तो काम डन हो जाएगा। गुलरेज शेख जी, सुना आपने भूपेंद्र गुप्ता जी को? वो कह रहे हैं कि जो गृह जिला है उज्जैन, वहां पर भी ये आपकी स्थिति अच्छी नहीं है और बाकी और 3 सीटें तो उन्होंने गिना ही दी है। भारतीय जनता पार्टी का आकलन क्या कह रहा है? देखिए, जहां तक गृह जिले की बात कर रहे हैं उज्जैन की, वो मुख्यमंत्री जी का भी गृह जिला है और मेरा भी गृह जिला है। और ये बात सरासर गलत है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं डेरा डाल के बैठे। परसों केवल 1.5 घंटे का एक रोड शो था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन आए थे। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में नहीं है, दूसरी सीटों पे काम कर रहे हैं। तो ये बात तो यहीं पे इनकी झूठी प्रूव हो जाती है। जहां तक झाबुआ और रतलाम की बात है, झाबुआ और रतलाम में भी हालात बड़े अनुकूल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति। कल में था आगर, जो कि शाहजहांपुर और देवास की सीट में आता है। मैंने जाके काफी विश्लेषण किया वहां पर मुझे लगता है 3.5-4 लाख के लीड से आराम से बीजेपी आ रही है, उसका उससे भी ज्यादा हो। उसके बाद कल ही का मैं रात का बता रहा हूँ आपको, तो मैं जाता हूँ नलखेड़ा में, जो कि बेसिकली राजगढ़ का पार्ट है। और वहां पर इनके दिग्विजय सिंह भी निपट रहे हैं। ये लोगों से मालूम पड़ रहा है, वरिष्ठ जर्नलिस्ट से मालूम पड़ रहा है। तो अभी और इंदौर की में तो क्या मैं कहूँ, इंदौर तो हमेशा ही बीजेपी का रहा है साहब। इनका कोई इंदौर में तो है भी नहीं ना मुकाबला। नहीं, कहीं पे भी नहीं मुकाबला है कहां पर। उज्जैन की यदि आप बात करो तो एक बार प्रेमचंद गुड्डू को छोड़ दो
तो पिछले 30-40 साल में कभी भी नहीं जीत पाई है। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात है। इनकी हालत बड़ी खस्ता है, इनकी पर्चियां तक नहीं बटी है। इनसे पूछ लीजिए आप। मैं तो आपके सामने दावे के साथ कह रहा हूं कि हर एक बूथ पे पर्ची बट चुकी है हमारी। इन सारी के सारी सीटों पर इनकी कितने बूथों पर पर्ची बटी है। और मैं तो बूथों की बात नहीं कर रहा, कितनी विधानसभाओं में इनकी पर्चियां बटी है, वो तक नहीं बट पाई है। तो फिजूल की बातें हैं। 8 में से 8, 29 में से 29 और आराम से 370 प्लस सीटें मिल रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिएगा, वो पर्ची को लेकर आपसे सवाल कर रहे हैं। पर्ची वाले सरकारें बनाने, पर्चियों से सरकार बनाने वाले तो पर्चियों से चिंतित रहेंगे ही। और इन्हें अगर हमें किसी पर्ची की फोटो भेज दें तो ये फिर क्या कहेंगे, इनका मुंह उतर जाएगा। ये इस तरह की बातें करना बेबुनियाद की, ये कोई जो है ये चुनाव का तरीका वो है कि इसके आधार पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। पर्ची जो है बीएलओ बांटता है, पहले तो इन्हें ये पता होना चाहिए। और उस बीएलओ की पर्ची जो है ये उसकी ड्यूटी, उसको इसके पैसे मिलते हैं, उसकी तनख्वाह उसी से बनती है। और ये काम जो है सरकार का है। अगर वहाँ पर्चियां नहीं बटी हैं तो इनका षड्यंत्र भी उसमें दिखाई पड़ रहा है, ये खुद ही बता रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो पार्टी की पर्ची है, पार्टी की पर्ची आजकल जो है ऐप से पहुंच जाती है। इनकी भी पार्टी ऐप से भेजती है, हमारी पार्टी भी ऐप से भेजती है। तो ये जो है इस तरह की बातें करना, जनता को इतना इलिटरेट समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चुनाव की परिस्थितियां सामने, और ये एक एक बच्चा बीजेपी का भी अगर यही बता दें कि जो है टेम्पो पे पैसे और जो है बोरों में भरभर के पैसे का, गुलरेज शेख साहब भी बोल दें और ये भी बोल दें कि उज्जैन जिले की अब राजधानी कैपिटल अपन किसको बनाएंगे, उसका मोहल्ले का नाम बता दें जो वहाँ की कैपिटल बनानी है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि आप बार बार मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है सुरेश शर्मा जी को लाना होगा। सुरेश शर्मा जी, इन 8 सीटों पर आपको लगता है कि वाकई कोई एक मुद्दा है जो इस वक्त जनता के बीच में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे कांग्रेस की तरफ से, और प्रचार प्रसार जो देखा गया है कि ये तो आंकड़ों में है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा प्रचार प्रसार किया है? नहीं, मुझे एक चीज लगती है कि इस समय जो मुद्दा है मूल रूप से वो मोदी ही है। कांग्रेस आलोचना करती है तो मोदी की करती है, जनता में वोट देने की बात आती है तो मोदी फैक्टर है, और भाजपा के अंदर भी मोदी फैक्टर है। इसलिए इस ट्रेंगल में केवल मोदी फिट होते हैं। हाँ। जहां तक प्रचार का प्रश्न है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में अपेक्षा से अधिक सभाएं की हैं, और इसका कारण हम ये भी सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में वो ज्यादा चिंतित हैं। ये भी सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, इसलिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता केंद्रीय नेतृत्व को महसूस हुई है। और या ये भी देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का जोखिम न उठा करके पिछली बार की तरह 28 सीटें 29 सीटें लेने का प्रयास किया जाए। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता ही नहीं है, क्योंकि जीतू पटवारी जी और उमंग सिंधार जी की सभाओं के अलावा कमलनाथ जी ने केवल जो है बैतूल में सभा की है, उनने कहीं प्रदेश के किसी क्षेत्र में सभाएं नहीं की हैं। दिग्विजय सिंह जी की 14 सभाएं हुई हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र में उलझे रहे, तो वो बाद की जो सभाएं हैं वो बहुत इम्पैक्ट वाली सभाएं नहीं कही जा सकती, क्योंकि तब तक एटमॉस्फेयर बन जाता है। एटमॉस्फेयर बने हुए को कितना तोड़ा जाए ये दिग्विजय सिंह जी के काम से समझ में आ सकता है। प्रधानमंत्री जी के साथ जो है अमित शाह जी की सभाएं हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है तो 140 के आसपास इनकी सभाएं, 139-40 सभाएं हुई हैं, रोड शो बड़ी संख्या में हुए हैं। बीडी शर्मा जी के रोड शो और सभाएं हुई हैं। देखिए, एक चीज मैंने महसूस की है जो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि भाजपा के नेतृत्व द्वारा ये नहीं देखा गया कि ये सीट हमारे लिए मुफीद है या कष्ट वाली है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया है समान रूप से। इसको ये मान करके देखना कि वो हार रहे हैं इसलिए किया है, मुझे लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति इससे सहमति नहीं देता, क्योंकि भाजपा ने हर चुनाव क्षेत्र को गंभीरता से मान करके पर्याप्त समय दिया है, पर्याप्त सभाएं की हैं, पर्याप्त कार्यकर्ताओं की बैठकें ली हैं। 3 तरीके से काम हुआ है। जो कांग्रेस का तो भूपेंद्र गुप्ता जी सीनियर है, बता देंगे, पर बीजेपी में मैंने जो महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बैठ के लेकर के कार्यकर्ता को मोटिवेट किया है। हाँ। बड़े नेताओं ने सभा के माध्यम से जनता को मोटिवेट किया है, और मुद्दों के हिसाब से जो प्रवक्ता और बाकी लोग हैं उन्होंने मुद्दों के हिसाब से उठाया है। कांग्रेस की ज्यादा मतलब एक दिशा, एक बाकायदा एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी हर लेवल पे बूथ से लेकर और प्रवक्ताओं तक एक दिशा के साथ आगे बढ़ी है। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं चाहूंगी कि आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बताइएगा। जब सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजी में तो कहीं नहीं ठहरते फिर बीजेपी के आसपास, तो फिर आप ये 4 सीटें कैसे निकाल लेंगे?
फिर आपका इनपुट ये कहां से आया है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और उनके जो है प्रश्न में ही उनका उत्तर भी शामिल है जो आप उत्तर चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कहीं सक्रिय नहीं दिख रही, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस जो है कहीं पर जो है मैदान में है ही नहीं। तो इसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को और अमित शाह जी को एमपी में इतना समय क्यों देना पड़ रहा है? यही तो उसका उत्तर है कि ये जो पहला वक्तव्य है वो उसका कोई आधार नहीं है, वो आपकी एक कल्पना है, वो आपका एक सोच है जो आपकी मनोदशा को दर्शाता है। और जब है इतनी मेहनत अगर बीजेपी को यहाँ पर करनी पड़ रही है, मुख्यमंत्री जी को 100 से अधिक अगर सभाएं करनी पड़ रही हैं, तो स्थिति गंभीर है, तभी तो करनी पड़ रही है। तो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही फिर मेहनत? कांग्रेस से क्यों नहीं की? अब तो खैर वक्त भी नहीं है मेहनत करने का। ये तो वो कह रहे हैं, आपको थोड़ी पता है कि कांग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही। इसलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि कांग्रेस ने क्या मेहनत की है ग्राउंड पर, आप बता दीजिए। सुरेश शर्मा जी वही तो पूछ रहे हैं। कांग्रेस पहला तो उनने यही गलत बता दिया कि जो है कमलनाथ जी बैतूल अकेले गए, पिपरिया की सभा इन्हें याद नहीं है, और पूरा जो है उन्होंने जो नर्मदापुरम किया वो इन्हें याद नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह जी की सभाएं हो रही तो वो कह रहे हैं कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो है इस तरह से आपकी कल्पना के आधार पर अगर आप जो है एनालिसिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप भी कर सकती है। लेकिन अगर वास्तविकता के आधार पर अगर कोई जो है दो लोग मैदान में हैं और तीसरा आदमी जो है पूरी टीम लगाकर जो है 200-200 400-400 नेताओं को लगा के अगर कोई जो है काम कर रहा है ऐसे क्षेत्र में जहां पर आप कह रहे हो कि हमारी क्लीन स्वीप है, तो उसका कोई कारण तो होगा। इसका क्या कारण मैं गुलरेज जी से समझ लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि डर है, डर की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रचार प्रसार किया है चारों चरणों के लिए। गुलरेज जी अच्छा बात पूरी कर लीजिए, भूपेंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। इनकी हालत अच्छी, ये डरना नहीं, इसको अकेला डर नहीं है, तो क्या है? इनको जो है दिखाई पड़ रहा है दृश्य, उसको संभालने की, रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी अब आप काउंटर कीजिएगा। देखिए, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर निगम का हो, हम इतने ही सीरियसली लड़ते हैं। आपने देखा नहीं था क्या कि हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, ये सब लगातार सड़क घूम रहे थे, गली गली घूम रहे थे, पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। ये तो लोकसभा का चुनाव है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो चुनाव को बस ठीक है हो जाएगा, लड़ लेंगे। हम सीरियसली लड़ते हैं और लोकतंत्र का तकाजा भी ये कहता है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप लोकतांत्रिक दल हैं, तो आपको सीरियसली इलेक्शंस को लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट होती है किसी भी लोकतंत्र की। और अभी गुप्ता जी ऐसे ही कहा कि पर्चियां बांटना बीएलओ का काम होता है, बीएलओ ने बांट दी अपनी पर्चियां, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां भी बांटती हैं और ऐप से ही भी बांटती, ऐसा नहीं है। हम तो घर घर जाके भी बांटते हैं, उस वजह से एक और जनसंपर्क होता है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है तो ये बात कर रहे हैं कि ऐप से बांट दी हमने। उपेंद्र गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ही रणनीति रही है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हम इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर इसमें डर कहां से आ गया? बिल्कुल बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं। इन्होंने जो है नगर पालिका, नगर निगम और जो है पंचायत के चुनाव में कितने लोगों को दादागिरी से निर्विरोध कराया है, वही काम अभी लोकसभा में कर रही है। कितनी मेहनत करते हैं, कट्टा अड़ा के जो है गर्दन पे तलवार रख के कहते निर्विरोध हो जाओ। गरीब आदमी जो 5-5 जिसके जो है जो चाय बेचते थे दिन भर में 100 चाय बेच के जिसका पेट पालते थे, उसका आपने ढाबा पर बुलडोजर चला दिया, वो कह रहे निर्विरोध कर दो। पैसे फॉर्म विड्रा कराए इन्होंने। इनकी सारी करतूतें छपी हैं अखबारों में, आपके चैनलों ने भी दिखाई हुई है। आपका स्मरण नहीं होगा तो ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आपके चैनल ने भी ये सारी घटनाएं दिखाई हैं। अगर इसको आप मेहनत कहते हैं, मशक्कत कहते हैं, इसको चुनाव लड़ना कहते हैं, तो ईश्वर इनको ऊपर दया करे, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। गुलरेज जी देखिए, फिजूल की बातें कर रहे हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ गलत बात कर रहे हैं, गलत वक्तव्य दे रहे हैं आदरणीय। आप नहीं जैसा कोई इस प्रकार आप गुप्ता जी के बयानों को थोड़ा सा आपकी फाइल से निकालिए। गुप्ता जी के बयानों को आप निकालिए 2020 के, जब कमलनाथ की सरकार औंधे मुंह गिरी थी और जब इनके
खुद के मंत्री और विधायक बेंगलुरु जाके बैठ गए थे, तो गुप्ता जी कह रहे थे अगवा कर लिया, जबरदस्ती उनको रोक के रखा है, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। और वही तुलसी सिलावट हुए, वही दूसरे लोग हुए, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के गली गली वोट मांग रहे हैं। तो बिल्कुल वहां पे भी बात झूठी हुई थी। इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा था कि मुझे मुकेश चौधरी उनका मेरा भाई है, चचेरा भाई है, उसको अगवा करके रखा है, मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं, वो ही हमारा कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। तो इनकी बातें झूठी होती है, इनके मानने बेंगलुरु ड्रामा कर रहे थे, मेरे कार्यकर्ता को छुड़वा आया हूँ, मेरे कार्यकर्ता जो है उनको एबडक्ट करके होटल में रखा है, उनको अपहरण कर रखा है और उन्होंने मिलने से मना कर दिया, हमको मिलना ही नहीं साहब से। तो ये देखिए, इस प्रकार की फिजूल की बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं तो आपसे भी कहूंगा, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप लोग चुनाव लड़े, हार जीत लोकतंत्र में होती रहती है, आप हार रहे हैं, लेकिन आपका वोट तो आएगा अगर आप चुनाव लड़ोगे। आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो। आपको स्वीकार किया, बहुत धन्यवाद। जगहों पर हारते हैं, कई राज्यों में हारते हैं, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए करते हैं कि अपना वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे। आपको भी मैं यही कहूंगा, मध्य प्रदेश में आप हार रहे हो, लेकिन अपने वोट को तो मेंटेन करो। कम एक आदमी तो मिला है जो सच को जो है भगवान से डरता है। गुलरेज भाई, सच बोलने के लिए आपका शुक्रिया कि आपने स्वीकार किया कि बेंगलोर में जो है क्या क्या हुआ, और उसके वीडियो आपकी पार्टी ने जारी किए, तो वही लोग फिर से रिविजिट करता है। आपने झूठ बोला था उस समय, आपके दिग्विजय सिंह ने झूठ बोला था, आपके जीतू पटवारी ने झूठ बोला था, आपके कमलनाथ ने झूठ बोला था कि हमने अपहरण कर रखा है, जबकि वो लोग खुल के खुद बोल रहे थे वीडियो जारी करके कि हमको इन लोगों से नहीं। चलिए, हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब दोनों रुकिएगा। अब मैं चाहूंगी कि 30-30 सेकंड में आप तीनों ही वोट अपील कर दीजिए, क्योंकि कल आखिरी चरण का चुनाव है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग भी मेहनत कर रहा है और जी मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। सुरेश शर्मा जी। नहीं, मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो मतदान करने के लिए कल बड़ी संख्या में आए। और मैं अपनी तरफ से एक बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ही शासकीय और निजी संस्थानों के अवकाश रहते हैं। जो लोग मतदान नहीं करते वे उस अवकाश का दुरुपयोग करते हैं। तो मैं ये भी अपील करूंगा कि निर्वाचन आयोग ऐसे निर्देश जारी करे कि जो इस प्रकार के अवकाश का लाभ लेने के बाद मतदान नहीं करता, उसको कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल आपने क्यों नहीं किया मतदान। भूपेन जी बिल्कुल जो है अपील करता हूँ पूरे जो है 8 विधानसभाओं पर कि आदिवासी लोग, जनजाति के लोग, संविधान वंचित वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, जिन्हें संविधान बचाने की आज आवश्यकता दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से संविधान को थ्रेट किया जा रहा है और भाजपा के नेता संविधान को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, तो इसमें संविधान की रक्षा करने के लिए बाहर निकल कर आए, अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें और अपने अधिकार जो उन्हें संविधान ने दिए उनकी रक्षा करें। ठीक है, गुलरेज जी। मैं सभी से यही कहूंगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें हम लोकतांत्रिक रूप से वोट करते हैं। तो वोट करें, एक विकसित भारत के लिए वोट करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी सभी 8 लोकसभा क्षेत्रों के वोटर्स से अपील करता है कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें और देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि चुनाव मतलब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।